इस तरह से कोई भी चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में उस चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगती है विच इज इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने वो पढ़ा था F इक्वल्स टू Q इंटू E, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन द सिमिलर वे आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स की। वी विल टॉक अबाउट मैग्नेटिक फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैग्नेटिक फोर्स का, आगे पूरा इस पे बेस्ड है चैप्टर हमारा। देखो एक वायर में अगर करंट फ्लो करती है, हम ये पढ़ चुके हैं कि उस करंट के कारण सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने ये पढ़ा कि हम अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करें, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। मान लो कोई हमारे पास ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई चार्ज रखें Q, तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी, दैट फोर्स विल बी Q इंटू E। मतलब कोई भी चार्ज जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा होता है तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है। इन द सिमिलर वे अगर हमारे पास देखिए कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो हमें पता है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर मैं एक स्ट्रेट कंडक्टर लूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं यहां पर कोई चार्ज रखूं, तो फर्स्ट इंप्रेशन जो हमारे दिमाग में क्रिएट होता है वो ये है कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज रखा था, उस पर फोर्स लगी, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज रखेंगे तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगनी चाहिए। बट जब एक्सपेरिमेंटली इस चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश की गई तो ये पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पड़ा होगा तो उस चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है। लेकिन जब इस चार्ज को कोई डायरेक्शन दी गई, जब इसको कोई मोशन प्रोवाइड किया गया, इसको कोई वेलोसिटी दी गई, ठीक है, जैसे यही वाली सिचुएशन मान लीजिए ये करंट फ्लो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ, और चार्ज को उधर डिस्प्लेस कर दिया। चार्ज को जब इधर डिस्प्लेस किया तो हुआ क्या, ये चार्ज इधर चला गया। दैट कंक्लूडेड कि जब ये चार्ज स्टेशनरी है तब तो इसके ऊपर फोर्स नहीं लगती, बट जब ये चार्ज मोशन में होता है तब इस पे फोर्स लगती है। उस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। सो सिंपली क्या कंक्लूजन निकलता है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक स्टेशनरी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। स्टेशनरी चार्ज डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द फर्स्ट थिंग वी ऑब्जर्व फ्रॉम हियर। A stationary charge does not experience any force in a magnetic field. स्टेशनरी चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, लेकिन बट व्हेन द चार्ज इज इन मोशन, a force acts on it. This force is known as magnetic लॉरेंज फोर्स। इस फोर्स को मैग्नेटिक लॉरेंज तो साइंटिस्ट का नाम है जो ये एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, फोर्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज के ऊपर, किसी स्टेशनरी चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी किसी चार्ज के ऊपर फोर्स लगनी चाहिए। बट उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी
स्टेशनरी चार्ज के ऊपर तो फोर्स नहीं लगती, लेकिन जब हम चार्ज को कोई वेलोसिटी देते हैं तो वो चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है। उस फोर्स को मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। सो दिस फोर्स एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल, ऑन ए चार्ज पार्टिकल व्हेन द पार्टिकल इज इन मोशन। अगर वो रेस्ट पे होगा तो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगी। उस फोर्स को नाम दिया गया मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। देखो बेटा, ये ऑब्जर्वेशन है कि अगर कोई चार्ज v वेलोसिटी के साथ, मान लेते हैं हमारे पास अलोंग y एक्सिस जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ है b, और कोई चार्ज मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ए चार्ज q moves with a velocity v, making an angle theta with the direction of b। मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। देन the magnitude of force is given by Fm लिख लूंगा मैं, मैग्नेटिक फोर्स है इसलिए Fm इक्वल्स टू Q, जो ये चार्ज है, इंटू V साइन थीटा। व्हाट इज V साइन थीटा? V साइन थीटा वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। कैसे? देखो, ये अगर वेलोसिटी है, ये एंगल थीटा बन रहा है, तो इधर होगा कॉस कंपोनेंट एंड उसके परपेंडिकुलर में साइन कंपोनेंट। मतलब फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है? जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। किसके परपेंडिकुलर? मैग्नेटिक फील्ड के। और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। सो व्हाट वी आर गिवन, सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका चार्ज q है, v वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज qv sin थीटा। दिस एक्सप्रेशन कैन आल्सो बी रिटन एज Fm इक्वल्स टू, जो हमें थ्रू आउट यूज करना है वो ये एक्सप्रेशन है, देयरफॉर Fm equals to Q VB sin थीटा। ये है बेटा मेरे पास मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स का एक्सप्रेशन जो हम यूज करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर। Fm equals to Q VB sin थीटा। ठीक है, इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख लूंगा Fm equals to Q इंटू V क्रॉस B, क्योंकि A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा, तो V क्रॉस B हुआ बेटा VB साइन थीटा। क्योंकि V और B के बीच में एंगल है थीटा, तो V क्रॉस B क्या हुआ? VB साइन थीटा। ये फॉर्मूला कहां से आया? दिस इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स। जो बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स किए उससे ये पता चला कि फोर्स जो है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट आने का मतलब क्या है? देखिए, इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, द डायरेक्शन ऑफ Fm is perpendicular to the plane of V and B। फोर्स की जो डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ V एंड B, और इसीलिए ये है फोर्स की डायरेक्शन Fm। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ V एंड B। ठीक है, एंड दिस डायरेक्शन इज गिवन बाय एंड इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये हम समझेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। याद रखना हमेशा
जिस प्लेन में v और b हैं, जो फोर्स की डायरेक्शन है उस प्लेन के परपेंडिकुलर, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ v, दैट इज वेलोसिटी, एंड b, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। और फॉर्मूला क्या याद रखोगे, Fm इक्वल्स टू q इंटू v क्रॉस b। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द लेफ्ट हैंड। आप इसमें ये याद रखोगे कि अगर हम फोर्स को, या ऐसे देखो, अगर हम फर्स्ट फिंगर जो है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को कैसे याद रखोगे, अगर हम अपनी फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अलाइन करते हैं, मिडल फिंगर को वेलोसिटी के अलोंग, जिधर पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है, तो जो थंब होगा, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। So it is like F, B, V. Force, magnetic field, and velocity. Thumb gives the direction of force. अगर हमारी फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और मिडल फिंगर वेलोसिटी के अलोंग है, so you just have to remember, keep them in perpendicular position, mutually perpendicular. This is F, this is B, and this is V. फोर्स, इसको हम यूज करना सीखेंगे। ठीक है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, एफ बी वी याद रखना लेफ्ट हैंड में। फर्स्ट ये थंब से स्टार्ट करोगे, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी। ठीक, अब पहले इसके बेसिस पे हम कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। हम बी को डिफाइन करेंगे पहले। हमने रिसेंटली जब स्टार्ट किया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो वहां मैंने आपको डायरेक्टली बताया कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट है टेस्ला, बट वो टेस्ला बेस यूनिट्स के साथ कैसे रिलेटेड है वो देखेंगे इसी एक्सप्रेशन से। इसी एक्सप्रेशन से हमें मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट और मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला मिलता है। सो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में से B निकाल लूं, आई विल राइट B इज इक्वल टू F, Fm लिख लो, Fm डिवाइडेड बाय Q V इंटू साइन थीटा। B इक्वल्स टू Fm डिवाइडेड बाय QV साइन थीटा। देखिए, अगर Q की वैल्यू 1 कूलम है, वेलोसिटी पार्टिकल की 1 मीटर पर सेकेंड है, साइन थीटा 1 है या थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, एंड फोर्स जो है, यूनिट वैल्यूज ले रहा हूं मैं, 1 न्यूटन ले लूं। इफ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम moves perpendicularly to the direction of B with 1 meter per second and experiences a force of 1 Newton, then the magnetic field intensity is 1 Tesla. तो हम ऐसे बोलते हैं 1 टेस्ला क्या हुआ, 1 न्यूटन, चार्ज इज कूलम, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, साइन थीटा तो 1 आ जाएगा क्योंकि साइन थीटा हमने 90 लिया, साइन 90 इज 1, साइन थीटा का तो कोई यूनिट नहीं होता, तो वील से दैट if a charge of 1 coulomb moving with a velocity of 1 meter per second perpendicular to the direction of B experiences a force of 1 Newton, then the magnitude of B is 1 Tesla. Then the magnitude of magnetic field intensity is 1 Tesla. 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ B अगर मूव करेगा तो
उसके ऊपर अगर 1 न्यूटन फोर्स लग रही है तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी है, 1 टेस्ला है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे व्हाट वी डू नाउ, हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए बेटा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला न्यूटन, सॉरी यूनिट अगर लिखेंगे न्यूटन, डायमेंशन अगर लिखेंगे फोर्स के लिए इट विल बी m1 l1 t माइनस 2। चार्ज की बात करेंगे a1 t1, वेलोसिटी की बात करेंगे l1 t माइनस 1 साइन थीटा रो, डायमेंशन लेस होता है, सो इट विल बिकम m1 l0 t माइनस 2 प्लस 1। देखो फोर्स क्या है, m1 l1 t माइनस 2, मास इंटू एक्सेलरेशन, चार्ज इज करंट इंटू टाइम, सो a1 t1, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, सो l1 t माइनस 1। ठीक है, दिस इज m1 l1, ये t1 है, ये t माइनस 1 है, ये खत्म हो जाएगा, सो इट विल बी फिनिश, इट इज ओनली t माइनस 2 एंड a माइनस 1। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया आपके पास। तो अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें डायरेक्टली, आपको फॉर्मूला लिखना है Fm इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। हम इसके बेटा डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे। नंबर 1, अगर थीटा 0 या 180 डिग्री हो, 1 मार्क क्वेश्चन है ये, कि एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल चल रहा है। देखो पैरेलल चलेगा मतलब ये अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और चार्ज भी इधर ही जा रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो थीटा या तो 0 ले लेंगे या 180। ये हो गया पैरेलल के लिए, और ये हो गया बेटा एंटी पैरेलल के लिए। थीटा 0 या 180 होगा तो दोनों केसेस में साइन थीटा जो है वो 0 ही रहेगा। इन बोथ केसेस साइन थीटा विल बी 0। और अगर साइन थीटा 0 होगा तो Fm क्या होगा, Fm 0 होगा। Therefore a particle, a charged particle moving parallel or anti-parallel to the direction of magnetic field does not experience any force। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करेगा तो उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है, तो वो पार्टिकल के ऊपर, अगर किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं लगती है, ये पार्टिकल ये देखो ऐसे जा रहा है, फोर्स नहीं लगी तो उसकी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगी, उसका मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा वेलोसिटी का, बिकॉज फोर्स नहीं लगेगी तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगी, और जब एक्सेलरेशन नहीं होगी तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। दैट इज व्हाई जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है तो वो वैसे ही मूव करता रहता है, इट कंटिन्यूज टू मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, चाहे पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल। तो ये याद रखें कि पाथ कैसा रहेगा पार्टिकल का, path of the particle will remain as it is, it will be straight line। A charged particle
moving parallel or anti-parallel to the direction of field does not experience any force, so it continues to remain along straight line path, right? Now let us take the second case. अगर थीटा 90 डिग्री है, if the particle is moving perpendicular to the direction of field, if theta is 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा विल बी 1, 1 मीन्स मैक्सिमम, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 है तो एफ एम कितना हुआ, क्यू वी इंटू बी, दिस इज ऑल्सो मैक्सिमम फोर्स। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, क्यू वी बी, ये याद रखना। द मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम लॉरेंज फोर्स इज क्यू वी इंटू बी। अब देखो इसमें पाथ कैसे हम डिस्कस करते हैं। सपोज करते हैं बेटा हमारे पास कोई ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, आपको मैं बता चुका हूं पहले कि जिस मैग्नेटिक फील्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रॉस, ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्टेड है। लाइक अगर मैं क्रॉस बना रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, आपके लिए इट इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई पार्टिकल में कंसीडर कर लेता हूं, मान लो यहां पर कोई पार्टिकल है क्यू जिसका चार्ज है और ये ऐसे जा रहा है, हो गई बेटा वेलोसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और पार्टिकल जा रहा है इधर, इट्स लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, ठीक है, ये इनवर्ड हो गया और पार्टिकल ऐसे जा रहा है। अब इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है, वी यूज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, दिस इज फोर्स, फोर्स इज इनवर्ड, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो आप देखिए आपका थंब कहाँ जा रहा है, थंब जा रहा है ऊपर की तरफ, सो इसका मतलब ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, जब पार्टिकल इधर जाएगा तो इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो परपेंडिकुलर लगेगी, एफ एम है ये। तो ध्यान से समझना बेटा, आप यहां क्या हुआ, जब पार्टिकल ऐसे जाने लगा तो फोर्स हो गई वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, और जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी तो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, सर्कल बन जाता है। देखना कैसे, इन दोनों का इन्फ्लुएंस, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है, वेलोसिटी उधर की तरफ है, फोर्स उधर लग रही है, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ये होगा कि पार्टिकल विल मूव अलोंग ए कर्व्ड पाथ, ठीक है, वेलोसिटी उधर, फोर्स ऊपर की तरफ, तो अलोंग कर्व्ड पाथ जाएगा। अब जब पार्टिकल यहां पहुंचा, देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, फर्स्ट फिंगर इनवर्ड कर दी, लेकिन पार्टिकल जा रहा है ऊपर, तो मिडिल फिंगर इज गोइंग अप, तो देखो थंब इधर चला गया, so when it goes like this the force is like this, see again combined effect क्या होगा, it will go like this, ठीक है। फिर जब पार्टिकल यहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुआ, ये याद रखना, now the particle मैग्नेटिक फील्ड इधर है, the particle is going along negative x axis, velocity इधर, the thumb is coming down, means अगर ये पार्टिकल इधर जाएगा तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगी। उसके बाद जब ये पार्टिकल यहां आ जाएगा इन दोनों के इन्फ्लुएंस में, द पार्टिकल्स वेलोसिटी इज डाउन बट मैग्नेटिक फोर्स विल बी इनवर्ड लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, पार्टिकल नीचे जा रहा है तो फोर्स उधर लगेगी। तो ये सारे फैक्टर्स कंबाइन होते जाएंगे और ओवरऑल हमारे पास एक सर्कुलर, द पार्टिकल मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ। तो जब भी फोर्स
जब भी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी तो फोर्स भी परपेंडिकुलर हो जाती है। किसके? वेलोसिटी के। तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और जिस भी ऐसे मोशन में फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, दैट इज ऑलवेज ए सर्कुलर मोशन। ठीक है, आप कोई भी सर्कुलर मोशन देखें, जब हम किसी स्टोन के साथ ऐसे एक स्टोन के साथ थ्रेड अटैच करें तो हम ऐसे दे रहे हैं वेलोसिटी, लेकिन एट द सेम टाइम हम टेंशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो टेंशन तो फोर्स है, ये वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर है, इसलिए वो सर्कल बनता है। अब एक चीज हमने पढ़ी थी 11th क्लास में कि जब जब सर्कुलर मोशन होता है बेटा, तब तब एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। तो अभी यहां द पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ एंड द नेसेसरी centripetal force is provided by the magnetic लॉरेंज फोर्स। मतलब जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है वो क्या करेगी, वो उस पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, और उसी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण पार्टिकल विल मूव। जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तब तक सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। एंड यू नो कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक बेसिक फोर्स नहीं होती है। अंडर डिफरेंट सिचुएशंस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट एजेंसीज। जैसे जब कोई सैटेलाइट किसी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है तो प्लेनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स उस सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। आपने बड़े अच्छे से इक्वेशन पढ़ी हुई है कि mv²/r ग्रेविटेशन में g/m/r² होता है। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर दूसरा आपने ये भी पढ़ा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, बिकॉज न्यूक्लियस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, वो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर जो पार्टिकल मूव कर रहा है, हमने तो पार्टिकल को देखो हुआ क्या, हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया विच इज इनवर्ड डायरेक्टेड ऐसे, और पार्टिकल हमने उधर भेज दिया, एक पार्टिकल को उधर फेंका, तो हुआ क्या, वो पार्टिकल घूमना शुरू हो गया। अब वो पार्टिकल को हमने तो नहीं घुमाया, so who provided the centripetal force? This magnetic Lorentz force provided the centripetal force। तो हमारे पास न्यूमेरिकल्स के लिए इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, दिस वी विल यूज फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज ड्यू टू द मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, देयरफॉर mv²/r किसके बराबर हुआ, qvb sin 90 तो 1 होता है। ठीक है, mv²/r इज इक्वल टू q इंटू v इंटू b, मीन्स जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है दैट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। दो चीजें क्लियर हो गई बेटा। पहली, अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल, पैरेलल हो गया सेम डायरेक्शन, एंटी पैरेलल हो गया अपोजिट डायरेक्शन, मूव करेगा तो उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं लगेगी। जब उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं लगेगी तो उस पार्टिकल का पाथ चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन स्ट्रेट लाइन पाथ। दूसरा, अगर पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव कर रहा है तो उस पार्टिकल के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगी, और वो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर होगी, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। बट सिंस सेंट्रीपिटल फोर्स एक बेसिक फोर्स नहीं होती है, तो जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स उसको प्रोवाइड करती है। ये दो केसेस हो गए। नाउ द थर्ड केस इज, हम तो देखो एक्सट्रीम वैल्यूज ही डिस्कस कर रहे हैं, हम ले रहे हैं थीटा या तो 0 है या 90 है या 180 है। मान लो थीटा 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो तीसरा केस क्या है कि थीटा ना तो 0 डिग्री है, ना तो 90 डिग्री है, और ना ही 180 डिग्री है। इट इज लाइक कि ये वेलोसिटी है
और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, कहीं भी ले लो। और ये जो एंगल है, ये एंगल है थीटा, किसके बीच में? दिस इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। बेटा इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं यहाँ। हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन, हम देखो फोर्स की डायरेक्शन तो इधर होगी। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, फॉर द टाइमिंग इसको छोड़ दीजिए। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है v cos थीटा, किस डायरेक्शन में? उसी डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और दूसरा जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो है v sin थीटा। ये किस डायरेक्शन में है? ये उस डायरेक्शन में है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। एक वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हो गया अलोंग b और एक कंपोनेंट हो गया परपेंडिकुलर टू b। अभी हमने ये पढ़ा कि अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है, लेकिन अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू b है तो पार्टिकल घूमता है। अब यहां पर क्या है? यहां दोनों चीजें हैं। v cos थीटा, जो वेलोसिटी v है, लेट वेलोसिटी v makes angle theta with the direction of b, ठीक है। v can be resolved into two components, v cos theta, v sin theta. What is the direction of v cos theta? V cos theta is along b and v sin theta is perpendicular to b. एक कंपोनेंट की डायरेक्शन along b है और दूसरे कंपोनेंट की डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर है। तो जो कंपोनेंट along b है उसके कारण पार्टिकल सीधा जाएगा। द पार्टिकल मूव्स along straight line due to v cos theta, but moves along circular path due to v sin theta। क्योंकि v sin theta जो है वो परपेंडिकुलर टू b है, तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो सर्कल में घुमाता है और जो पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा वो सीधा ले जाता है। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखो क्या होगा कि जो पार्टिकल ऐसे है ना, तो ये v cos थीटा के कारण आगे चला जाएगा इधर और v sin थीटा के कारण घूमेगा। तो दोनों चीजें सिंस साइमल्टेनियसली हो रही हैं, both the things are happening simultaneously, the particle will move and also revolve। so इसकी वजह से क्या होगा? दोनों का combined effect क्या होगा? that the particle will move along helical path, ठीक है, आगे जा रहा है बिकॉज ऑफ v cos थीटा और घूम भी रहा है बिकॉज ऑफ v sin थीटा। दोनों चीजें एक साथ होंगी तो हेलिकल पाथ बनेगा, ठीक है। सो दीज आर द कंक्लूजन्स। थीटा 0 या 180 होगा तो स्ट्रेट लाइन, थीटा 90 होगा तो सर्कल, और अगर थीटा और कुछ वैल्यू हुई 30, 45, 60, ठीक है, या 37 या 53 कुछ भी, थीटा कोई और वैल्यू होगी अगर, तो दोनों का कॉम्बिनेशन, स्ट्रेट लाइन का भी और सर्कल का भी। तो सर्कल की वजह से क्या होता है? घूम के वहीं आता है, बट आगे भी जाना है, इसलिए यहां अगर घूमेगा तो नेक्स्ट टाइम यहां आएगा, फिर यहां से घूमता हुआ नेक्स्ट टाइम। दोनों इफेक्ट एक साथ हो रहे हैं, तो जब दोनों इफेक्ट एक साथ हो रहे हैं तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल हेलिकल पाथ के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। अब देखिए
अगर सिचुएशन ऐसी है कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी प्रेजेंट है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फोर्स, electric field, sorry, in the presence of an electric field, the electric force experienced by a particle of charge q is Fm. Fe equals to q into E. Fm क्या था हमारे पास? QVB sin थीटा. Fe क्या है? Q into E. अगर दोनों को ऐड करूं, if in the presence of both fields, both E and B, we write F equals to Fe plus Fm. Net force is equal to electrical force plus magnetic force. So बेटा F बन जाएगा आपके पास टोटल जो फोर्स होती है, Fe हो गया Q इंटू ई, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो Q इंटू ई वेक्टर लिखेंगे, और Fm अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? Q इंटू V क्रॉस B. So we write F vector equals to Q into E plus V क्रॉस B. ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा टोटल लॉरेंज फोर्स. ठीक है, in the presence of an electric force, electric field as well as magnetic field, the total force experienced by a particle is given by this expression. ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखे मैंने दोनों एक्सप्रेशंस. फिर बेटा इन्हीं फोर्सेस के बेसिस पे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस के बेसिस पे हम एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे, दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी फिल्टर. फिल्टर मींस फिल्ट्रेशन करना, फिल्टरिंग करना. फिल्टर करने का मतलब होता है सेपरेट करना. ठीक है, जैसे टी फिल्टर होता है, separates tea from the leaves, the leaf remains up and the tea is down in the cup. ठीक है, तो वेलोसिटी के बेसिस पे क्या मतलब, यहाँ से बहुत सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं, किसी की वेलोसिटी 2 है, किसी की 2.5, किसी की 3, किसी की 3.5. तो इस तरह से हमने इन पार्टिकल्स में से कोई ऐसे पार्टिकल सेलेक्ट करने हैं, उनका चार्ज कुछ भी हो, उनका मास कुछ भी हो, बट उनकी वेलोसिटी 2 होनी चाहिए. सो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट, जिसकी हेल्प से हम सिलेक्शन करेंगे पार्टिकल्स की डिपेंडिंग ऑन ए पर्टिकुलर वेलोसिटी, दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी फिल्टर. ठीक है, सो सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी, in this it's a mechanical arrangement. and इस मैकेनिकल अरेंजमेंट में क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर यूज्ड. क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स को यूज करते हैं. क्रॉस्ड होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर. इट इज लाइक दिस. ये मान लीजिए कोई प्लेट है विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड यहां एक प्लेट है विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड. एक प्लेट पॉजिटिव, एक नेगेटिव. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी. दिस विल बी द डाउनवर्ड डायरेक्शन. यहीं पर अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड भी है, और वो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्टेड है इनटू द पेपर, इनटू द बोर्ड. ऐसे
मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और यहाँ पर एक चार्ज, देखो रेस्ट में होगा तो उसके ऊपर तो फोर्स नहीं लगेगी, बट अगर मैं चार्ज को ऐसे वेलोसिटी दूं, एक चार्ज क्यू उधर जा रहा है, तो इस चार्ज के ऊपर सिंस ये मोशन में है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी। इलेक्ट्रिकल फोर्स तो तब भी लगती है जब स्टेशनरी है, बट अब मोशन में है तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी। पहले देखना बेटा इलेक्ट्रिकल फोर्स, किसी भी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगती है वो उसी डायरेक्शन में लगेगी जो फील्ड की डायरेक्शन है। जैसे ऐसे देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रिकल फोर्स डाउनवर्ड। लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो लगेगी along perpendicular to the plane of V and B, that is Fleming's लेफ्ट हैंड रूल। हमने मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड लिया, वेलोसिटी उधर है, और पार्टिकल के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी दैट विल बी अपवर्ड। ये है Fm। अगर तो Fm बड़ा हुआ तो पार्टिकल ऐसे चला जाएगा, अगर Fe बड़ा हुआ तो पार्टिकल ऐसे चला जाएगा। बट इमेजिन करो इस क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्सेस एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, हमने ये खुद बनाया है सिस्टम, इट्स ए मैकेनिकल अरेंजमेंट, मतलब खुद बनाया जा सकता है। हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहे। अब इक्विलिब्रियम का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पार्टिकल रेस्ट में रहे, इक्विलिब्रियम मोशन में भी हो सकता है। तो यहाँ पर Fe और Fm बराबर अगर हुए, अगर इफ, तो क्या होगा, Fe होता है बेटा Q इंटू E और Fm होता है QVB, sin 90 is 1, तो Q and Q will be out, V कितना आ जाएगा, E by B। दो चीजें नोट करो, एक छोटी सी चीज है वो पहले ही बता देता हूँ। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, बी का यूनिट होता है टेस्ला, लेकिन वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये याद रखना, न्यूटन पर कूलम पर टेस्ला जो है वो छोटी सी चीज है ये, बट बड़ी काम की है ये। अदरवाइज आप सोचते रहोगे ई बाय बी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो बड़ी ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएंगी। याद रखना ई बाय बी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है जो वेलोसिटी का होता है, दैट इज L1 T-1। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है ई और बी के डिटेल में जाने की, इट इज ओनली L1 T-1। सो अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो पार्टिकल विल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन। दोनों में से एक भी बड़ी होगी तो उसकी तरफ चला जाएगा, तो पार्टिकल विल बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो जिस भी पर्टिकुलर पार्टिकल की वेलोसिटी E बाय बी के बराबर आ जाएगी, जिस पर्टिकुलर पार्टिकल की वेलोसिटी की वैल्यू E बाय बी रेशो है, तो उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स नहीं लगेगी, वो पार्टिकल आगे चलता जाएगा। ठीक है, एंड इट विल कम आउट ऑफ दिस रीजन। ठीक है, यू कैन थिंक इट लाइक दिस कि अगर मैं ये एज्यूम करूं कि जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया वो है 10 न्यूटन पर कूलम, जो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया वो है 5 टेस्ला। ठीक है, ऐसे ही मैं रैंडम वैल्यूज ले रहा हूं, तो E बाय बी हो जाएगा 10 बाय 5 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। इसका ये मतलब हुआ कि यहां से अगर बड़े सारे पार्टिकल्स जा रहे हैं, ठीक है, विद डिफरेंट वेलोसिटीज रेंजिंग फ्रॉम 2 to 5, तो यहां से वही पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे जिनकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। जिनकी वेलोसिटी 2 से डिफरेंट होगी उनके लिए ये इक्वेशन नहीं रहेगी, फिर दोनों में से एक बड़ा और एक छोटा होगा, एंड देयरफॉर वो पार्टिकल तो इधर ही कहीं एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ओनली दोज पार्टिकल्स विल कम आउट whose velocity matches with E by B ratio. So that is why this mechanical arrangement is, स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको यूज करते हैं जब बहुत सारे पार्टिकल्स में से कुछ पार्टिकल्स को सिलेक्ट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी फिल्टर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको कर लीजिए। कल हम लॉरेंज फोर्स पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स और इसी को आगे एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।